तो प्रीवियस सेशन में एक मैंने बताया था कि व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स इन पाकिस्तान, कि वो बुनियादी क्या अज्जा हैं जो कि आपको समझने ज़रूरी हैं इफ़ यू वांट टू बिकम आ इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर इन पाकिस्तान। तो उसमें हमने हाईलाइट किया था कि आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ये अच्छी तरह से आना चाहिए। फिर इनकम टैक्स रूल्स 2002 इन पे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। फिर FPR के जो सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, इनको आप रिगोरसली फॉलो अप करेंगे अगर आप एक अच्छा प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं। और आप जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्रेसिडेंट्स मीन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसके डिसीजंस हैं उनको आप देखेंगे। और साथ में हाई कोर्ट के जो हाई कोर्ट्स के जो डिसीजंस हो रहे होते हैं उनको आप फॉलो करेंगे। और नंबर 5, एवरी ईयर मई में टेबल हो रहा होता है फाइनेंस बिल, जो कि आने वाला जो टैक्स ईयर होता है उसमें टैक्सेशन को डिफ़ाइन कर रहा होता है, चेंजेस लेके आ रहा होता है, अमेंडमेंट्स लेके आ रहा होता है। इनकम टैक्स रूल्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, और साथ में दूसरे टैक्स लाज हैं उसमें। तो इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड टैक्स प्रैक्टिशनर और आप एक अच्छा टैक्स बनना चाह रहे हैं, देन फिर ये 5 अमल आपको करने पड़ेंगे। इसमें से जो आज का हमारा टॉपिक है ना, वो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये क्या बला है? 2001 से साफ जाहिर है कि ये जो ईयर जो था 2001, इसमें प्रोमलगेट हुआ, इस ईयर में इसको बनाया गया। अब अगर हम प्रोमलगेशन की डेट देखें कि वो क्या है, तो वो 13 सितंबर 2001 है। और इसको जब इन्फोर्स किया गया तो इसकी इन्फोर्समेंट डेट जो है वो 1 जुलाई 2002 है। इससे पहले क्या था? इससे पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 था। उससे पहले 1922 और फिर 1918 और फिर इस तरह प्रीवियस चलते रहे। तो जो जिसको रिपील किया, जिसको ख़त्म किया इसने, वो 1979 वाला था और उसके बाद 2001 वाले ने इसकी जगह ले ली। और ये वो डेट थी जिस दिन से ये लागू हुआ। अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं कि ये एक किताब है, तो इसके अंदर है क्या। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। हर चैप्टर्स के अंदर जो है वो फर्दर सेक्शंस हैं, और कुछ चैप्टर्स के अंदर कुछ पार्ट्स हैं, पार्ट्स के अंदर सेक्शंस हैं। ठीक है जी। सेक्शंस के अंदर सब सेक्शंस हैं, और सब सेक्शंस के अंदर कुछ क्लासेस हैं, और क्लासेस के अंदर में भी सब क्लास हो। ठीक है जी। और फिर कुछ शेड्यूल्स हैं इसमें, तो इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चैप्टर्स हैं ना, अगर चैप्टर्स की तादाद देखी जाए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तो वो 13 है। और अगर सेक्शंस की बात की जाए तो देयर आर 242 सेक्शंस।
चैप्टर जो है ना, हाँ, जिस तरह एक बुक का एक चैप्टर होना और वो एक स्पेसिफिक टॉपिक को डील कर रहा होता है, ऐसे ही है ना जी। जी स्पेसिफिक टॉपिक को डील कर रहा होता है ना, इसी तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी जो चैप्टर्स हैं बाय एंड लार्ज एक टॉपिक को डील कर रहे हैं। और सेक्शन जो है फिर आगे स्पेसिफिकली, जैसे मैंने कहा देयर आर 242 सेक्शंस, जैसे सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, ये इंडिपेंडेंट सेक्शंस हैं। तो ये स्पेसिफिक एक एक आप इसको भी आप कह लें टॉपिक कह लें, उसको डील कर रहे हैं। सेक्शन 4 है, जैसे चार्जिंग ऑफ इनकम टैक्स को डील करता है। तो इसी तरह तमाम सब सेक्शन हैं उनका एक अलग एक हेडिंग है जिसको वो डील कर रहे हैं। सब सेक्शंस वेरी करते हैं, एक सेक्शन में हो सकता है 2 सब सेक्शन हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, और हो सकता है कि एक सेक्शन में सिर्फ एक सेक्शन ही हो, फर्दर सब सेक्शंस ना हो। फिर सब आगे क्लासेस होती हैं और सब अब सेक्शंस को जैसे मैंने बताया कि ये नंबर के साथ इस तरह लिखा जाता है, सेक्शन नंबर सो एंड सो, ठीक है जी। और सब सेक्शन जो हैं ये होता तो नंबर ही है, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। yes. और जो क्लास होती है ना, क्लास को स्मॉल वाला जो हमारी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना और ब्रैकेट्स में कर देते हैं, और सब क्लासेस जो होती हैं ना वो इस तरह करके रोमन को और इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो कोई इस तरह करके इनको नंबर किया जाता है, ठीक है जी। और जो मैंने शेड्यूल्स के बारे बताया, तो देयर आर 14 शेड्यूल्स, ठीक है। अब मैं आपको ना वो दिखा देता हूँ कि ये अपना चैप्टर्स को एक्चुअली हम देख लेते हैं। ये आ गया जी, आप देखें, ये हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पूरी किताब, उसके सेक्शंस, ये सेक्शंस नंबर आ गए ये वाले, और ये टाइटल ऑब्लिक डिस्क्रिप्शन चैप्टर 1, प्रिलिमिनरी चैप्टर 2, इसमें देखें सिर्फ 3 सेक्शन हैं शुरू वाले में। चैप्टर 2 चार्ज ऑफ टैक्स आ गया, ये टैक्स की चार्जिंग पे, टैक्स कैसे लगेगा, किस पे टैक्स लगेगा, ये उसके बारे में डील कर रहा है, ठीक है जी। यहाँ तक ये देखें सेक्शन 4 है, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। फिर ये 4A मिट हो गया, 4AB मिट हो गया, 4B सुपर टैक्स फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ टेम्पररी डिस्प्लेस्ड पर्सन, आजकल जिसका बहुत शोर मचा हुआ है। 4C सुपर टैक्स, ठीक है। तो ये सेक्शन है, ये सेक्शन से मैंने कहा नंबर होते हैं, ठीक है जी। ये देखें अब थोड़ा सा इसमें डेविएशन के नंबर प्लस लेटर भी आ गया, जैसे 4 एक मेन सेक्शन है और उसके साथ और भी सेक्शंस ही हैं, लेकिन वो 4A 4B 4C, तो कुछ सेक्शन ऐसे भी हुए फिर जिनको कम्बिनेशन के साथ दिखाया जा रहा है, नंबर के साथ और अल्फ़ाबेट्स के साथ, ठीक हो गया। फिर देखें चैप्टर 3 शुरू हो जाता है। चैप्टर 3 टैक्स ऑन टैक्स, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि कुछ चैप्टर्स के पार्ट्स भी हैं। ऊपर देखा ना हमने, यहाँ पार्ट नहीं थे जी लेकिन अब ये वो वाला भी आ गया चैप्टर जिसमें मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। और जो चैप्टर 3 और चैप्टर 10, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो कि सबसे लेंथी हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, और सबसे ज़्यादा पार्ट्स और सेक्शन जो 10 में है, उसके बाद 3 का नंबर आता है। तो इस तरह करके मैंने आपको थोड़ी स्कीम समझा दी कि देखें इसमें भी वो सेक्शन मुख्तलिफ पार्ट्स आते जा रहे हैं, सही। ये यहाँ जाके पार्ट 10 पे जाके ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, इसके 10 पार्ट्स हैं, और उसके बाद नया चैप्टर आ जाएगा, चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा, और इसी तरह हम चलते जाएंगे तो आगे चैप्टर नंबर 10 आ जाएगा, जो कि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा चैप्टर है। ये देखिए चैप्टर नंबर 10, सेक्शन 114 से स्टार्ट होता है इसका, इस चैप्टर, और ये देखना ये कहाँ तक चलता है। और ये पार्ट 11 आ गया इसका, और आप देखें पार्ट 12 आ गया, पार्ट 13 हुआ, और 206 नंबर सेक्शन पे जाके ये एंड हो रहा है। तो 114 से लेकर 206A तक एक चैप्टर चल रहा है इनकम टैक्स का, चैप्टर 10, और ये सबसे लेंथी चैप्टर। फिर वो चैप्टर 11 आ जाता है, फिर 12 आएगा, और फिर 13 आ जाएगा, और फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो, ये देखें 13 आ गया, yes. और यहाँ पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 242 तक फिर आके यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यहाँ पे मुकम्मल हो गया। फिर वो मैंने कहा जो शेड्यूल आते हैं, आप देखो कि ये शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1, और इसी तरह चलता रहेगा, ये 14 शेड्यूल तक चला जाएगा।
अब शेड्यूल क्या है? शेड्यूल बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर ही मिसाल के तौर पर कि टैक्स का रेट क्या होगा, टैक्स का रेट क्या होगा? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बता तो दिया गया कि टैक्स की इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है। इनकम कैलकुलेट होगी, उस पर रेट किस रेट से टैक्स लगेगा। तो ये देखें शेड्यूल 1 में इसमें रेट्स ऑफ टैक्स पार्ट 1 में बता दी उन्होंने कि जनाब डिवीजन 1 के मुताबिक रेट ऑफ टैक्स होगा इंडिविजुअल और एओपी का, ठीक है। कंपनीज का रेट्स क्या होगा वो उन्होंने यहाँ बता दिया। मिसाल के तौर पर अगर रेट को चेंज किया जाता है, जैसे कंपनी का रेट 29% है, इसको चेंज करना है तो पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। शेड्यूल के वो जहाँ पे रेट लिखा है वहाँ चेंज कर दो तो चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब आप वो वहाँ पे पढ़ेंगे ना कि टैक्स का रेट क्या है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन में जाके, तो वहाँ लिखा होगा कि रेट वो होगा जो कि पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है, तो वो इसको रेफ़र कर देता है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज करो, मेन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जाके अमेंडमेंट ना करो, बल्कि शेड्यूल के अंदर अमेंडमेंट करके तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सारा का सारा कम्पैक्ट रहे। चेंजेस तो बड़ी आती हैं, लेकिन अगर ये भी ना होता तो उसमें और ज़्यादा चेंजेस आती हैं। तो ये इस तरह करके अच्छा। अगर एक सवाल ये भी आता है कि अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और शेड्यूल्स के अंदर, तो चैप्टर्स और शेड्यूल के अंदर अगर दोनों में तसादम हो जाए कि ऑर्डिनेंस कुछ और कह रहा हो, यहाँ कुछ और कह रहा हो, तो कौन प्रिवेल करेगा? कोई प्रिवेल नहीं करेगा, क्योंकि दोनों इक्वली गुड हैं। बेटर सेंस विल प्रिवेल, कि जो ज़्यादा अच्छा मीनिंग निकल रहा होगा उसको समझा जाएगा। ये नहीं होगा कि आप कहेंगे कि ये शेड्यूल जो है ये लेस इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना सेक्शन इम्पोर्टेंट है। तो सेक्शन और इसको आपस में दोनों को मिला के पढ़ा जाएगा, और फिर जो अच्छा मीनिंग बनेगा उसको समझा जाएगा कि ये मीनिंग है। ठीक हो गया। तो अब आप ये अब शेड्यूल सारे आप देख सकते हैं कि शेड्यूल कौन सा शेड्यूल। जिस तरह पहला शेड्यूल मैंने कहा कि रेट ऑफ टैक्सेस को डील करा, अभी शेड्यूल्स के अंदर भी उसके पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 रेट्स ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स जैसे आप कर रहे थे यार, सेक्शन 147 वाले रेट्स वगैरह, या और बाकी एडवांस टैक्सेस के रेट। पार्ट 2 है कलेक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स एंड होलसेलर्स। तो ये सारे रेट्स ऑफ टैक्सेस यहाँ पे पार्ट शेड्यूल 1 में कवर हो जाएंगे। शेड्यूल 2 जो आएगा वो एग्जेम्पशन से रिलेटेड होगा कि कौन कौन से लोग एग्जेम्प्ट हैं इनकम से। अगर आपने देखना हो ना कि किन लोगों को टैक्स नहीं लगता, या लगता है तो कम रेट से लगता है, या कुछ इनकम टैक्स की प्रोविजन किस पे अप्लाई नहीं होती, तो आपको शेड्यूल 2 देखना पड़ेगा। शेड्यूल 2 में जाके इसके भी 4 पार्ट हैं, तो इसके मुख्तलिफ आप देखेंगे कि किस पे टैक्स नहीं लगता, किसको छूट हासिल है। जैसे अगर आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाए, क्या उस पर टैक्स है? वो कहाँ से पता चलेगा? यहीं से पता चलेगा, सेकंड शेड्यूल से पता चलेगा। ठीक हो गया। तो इस तरह सारे शेड्यूल्स को आप पढ़ सकते हैं। तो ये आगे देखते जाएं, और आप अपना इस ऊपर क्यों नहीं हो रहा, ये यहाँ पे 14 शेड्यूल, सॉरी इसलिए नहीं हो रहा कि 14 के 14 शेड्यूल उसने बता दिए कि यहाँ तक है। तो फिर आज के सेशन में क्या पता चला हमें कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसके 13 चैप्टर हैं, ठीक है जी। उसके 242 सेक्शंस हैं, उसके कई सब सेक्शंस हैं, उसके जो हैं वो 14 शेड्यूल हैं। अब सेक्शंस में मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे इस तरह करके ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मैंने ओपन किया हुआ है। तो अगर मैं देखूँगा तो ये इसका सेक्शन नंबर क्या है? सेक्शन नंबर इज़ 12। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ये लो, सेक्शन 12 तो उड़ ही गया मेरा। फिर मैं जल्दी से कोशिश करता हूँ कि निकल आए कि सेक्शन 12 स्पेस दी सर्च। ये आ गया, सही। तो अब मैं इसको ऐसे ख़त्म करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ कि मुझे एनोटेट करने के लिए इजाज़त दो। हाँ, ये आ गया। अब ये देखें, तो ये सेक्शन 12 डील्स विद सैलरी, ये इसका ही डिस्क्रिप्शन है, ये उसका सब सेक्शन है, ये भी सब सेक्शन है, ठीक है। ये उसकी क्लास है, और एक क्लास के अंदर ये भी क्लास है, ये भी क्लास है।
इस क्लास के अंदर ये सब क्लास है। तो आपको पता चला, अगर आपने ये बताना हो कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है, अलाउंस विच इज़ नॉट होली एक्सक्लूसिवली नेसेसरी और एक्चुअली स्पेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, इसका रेफरेंस अगर आपने किसी को बताना है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर सब क्लास टू ऑफ क्लास सी ऑफ सब सेक्शन, कौन सा सब सेक्शन था? 2 ऑफ सेक्शन 12 ऑफ व्हाट, ये किस पार्ट में आ रहा है? ऑफ पार्ट 2, ऑफ पार्ट 2 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ऑफ चैप्टर 3 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। और इसके भी आगे लिखना हो एक्ट ऑफ 49 होगा मेरे ख्याल से, ऑफ 2001। तो ये आप जब इस तरह करके लिखोगे ना किसी को, तो वो कहेगा कि यार ये बंदा प्रोफेशनल आदमी है, इसने इसको काम आता है यार, इसको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है। ये कौन लिखेगा? जिसको आता होगा। हाँ, कोई आम बंदा तो नहीं लिखेगा। तो आज थोड़ा सा हमने इसको कवर कर लिया। अच्छा, आगे इसके अंदर कुछ अच्छा इसमें ना फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर ही कुछ ये तो मैंने क्लासेस वगैरह तक बता दिया, कुछ प्रोवाइज़ो भी होते हैं, आपको नज़र आएंगे। प्रोवाइज़ो जिस पर लिखा होगा प्रोवाइडेड डैट, क्या लिखा होता है? प्रोवाइडेड डैट, ठीक है। और कुछ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगी, ठीक है। तो जो एक्सप्लेनेशंस होती हैं ना, ये क्लैरिटी दे रही होती हैं किसी भी प्रोविज़न की। ये सेक्शंस इनको मैं प्रोविजंस भी कह देता हूँ, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन दे रही होती हैं कुछ प्रोविजन की सेक्शंस की, ठीक है। और जो प्रोवाइज़ो है ये जिस सेक्शन के बारे में होता है ना, उसकी कुछ लिमिटेशंस को बता रहा होता है। जैसे मैं अभी आपको सर्च करके देता हूँ, अगर आ गया 122 अमेंडेड सर्च, ये अमेंडेड असेसमेंट आ गया। अब इसमें देखना कि यहाँ पे सब सेक्शन 9 पे ना एक प्रोवाइज़ो दिया होगा, सब सेक्शन 9। ये कहता है कि ये अमेंडेड असेसमेंट पहले उसको अमेंड करने के लिए सेक्शन यूज़ होता है, इसका सब सेक्शन 9 है। ये क्या हुआ अब, ये इनोटेट क्यों नहीं कर रहा अब? ठीक है। नो असेसमेंट शैल बी अमेंडेड और फर्दर अमेंडेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द टैक्स पेयर हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जब भी आपने किसी की असेसमेंट को चेंज करना है ना, उसको पहले बुलाना है, हेयरिंग करनी है, फिर करना है, लेकिन साथ में एक प्रोवाइडेड डेट, ये है वो प्रोवाइजो जिसकी मैं बात कर रहा था। ये क्या कहता है? ये कहता है प्रोवाइडेड डेट ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड विद इन 180 डेज, कि जो भी आपने अमेंडमेंट करनी है आपने 180 दिन के अंदर करनी है। किसके? शो काज नोटिस के। तो जो वो आप अलाउ किया जा रहा था उसके मीनिंग को थोड़ा लिमिट किया जा रहा है, ये नहीं कि 5 साल बाद भी कर लो। तो ये जो है प्रोवाइजो यूज़ होता है इस मकसद के लिए, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन भी अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो प्रोवाइजो की समझ आ गई आपको? अच्छा, फिर आपको मैं ना एक्सप्लेनेशन जो है ना, हाँ सम आपको सोच रहे हो ये क्यों हैंग हो रहा है थोड़ा सा। नहीं, मैं दोबारा करता हूँ, ये तो वो ठीक है। चलें, एक्सप्लेनेशन आप फिर खुद देख लीजिएगा। किधर गया मेरा डॉक्यूमेंट? चलिए इसको अब हम एंड कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन, हाँ ये आ गया। ये था मेरे ख्याल से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। हाँ, यहाँ पे मैं सर्च कर रहा था एक्स ले, इसकी आवाज़ बंद कर दें, आवाज़ बंद कर। ये देखें एक्सप्लेनेशन, ये है वो एक्सप्लेनेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक कि ये वो है। फिर नहीं, बस अब ये एक्सप्लेनेशन है,
एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फॉर रिमूवल ऑफ डॉट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द अलाउंस सोलली एक्सपेंडेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूटी डज नॉट इंक्लूड। तो जो भी ऊपर था उसको फर्दर इसने क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन यूज़ हो रही होती है। अच्छा, सम टाइम ना आपको कुछ ऐसे भी सेक्शंस मिलेंगे जो कि शुरू होंगे, ये सारा ही काम ख़राब हो रहा है। तो कुछ ऐसे भी सेक्शंस होंगे जो कि कहेंगे, वो ना अगली वीडियो में कर लेंगे। वैसे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, 21 मिनट्स की हो चुकी है। हाँ जी हैदर, क्वेश्चन। हमजा क्वेश्चन। हसीम सर जैसे आपने मेंशन किया था ऊपर के क्लॉज ऑफ सब सेक्शन और सेक्शन, तो उसमें अगर नहीं भी लिखेंगे तो उसका इशू तो नहीं नहीं, होगा? फिर आप जिस तरह था ना, लाइक वो 12 था ना, यस सर। तो आप इस तरह लिख दें, सेक्शन 12(1)(e)(2) यस सर। सेज डैट। तो फिर भी वही पर्पस जो है ना वो मीट हो जाएगा, ओके। ठीक है जी। Yes. कि जिस तरह इस तरह करके आप लिख लें यस। तो फिर भी पर्पस मीट हो जाएगा। हाँ जी आशम, हाँ जी, चलें ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कोई और बनाएंगे तो फिर आपको साथ में वो कर लेंगे। ये डन हो गया।